नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको न केवल बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि आपको बिजनेस आइडिया भी देते हैं। उन्हें कैसे शुरू करना है, कैसे अगले लेवल तक ले जाना है, ये सब हम आपको यहीं बताते हैं। आज का शो खास है क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं सैनिटेशन इंडस्ट्री पर। हमारी देश में बुनियादी सुविधाओं में बिजली पानी के अलावा सैनिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे रूरल और स्लम एरिया के लोग सबसे ज्यादा झेलते हैं। इस समस्या में बिजनेस पोटेंशियल दिखा नमिता बंका को। हैदराबाद की रहने वाली नमिता बंका ने रेलवेज में सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स को समझा और डीआरडीओ की मदद से बायो लू बनाने का कारोबार शुरू किया। आइए देखते हैं। नमिता बंका की एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत इको फ्रेंडली स्टेशनरी के प्रोडक्ट के कारोबार से हुई। अपने इस कारोबार को बढ़ाने के लिए नमिता ने रेलवे जैसे बड़ी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर प्रॉफिट के साथ सस्टेनेबिलिटी का रास्ता अपनाया, जो काफी कामयाब भी हुआ। तभी रेलवेज में इको फ्रेंडली लूज इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। नमिता ने इन टॉयलेट्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की दिक्कतें समझी और रेलवे से टॉयलेट मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। मेरा हमेशा ये मानना था कि जो ट्रेन की जो गंदगी है, जो ट्रेन में जो सिचुएशन है हमारे टॉयलेट्स की, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जो कर्मचारीज़ को हैं। तो काफ़ी कुछ पता चला कि कर्मचारी लोग जो काम करते हैं, हम लोग रेलवे को बहुत आसानी से कहते हैं कि वो लोग काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमें ये पता चला कि हम जो गंदगी हम करते हैं वो हम करते हैं। जो रेलवे पैसेंजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गार्बेज फेंकती है टॉयलेट्स के अंदर, उसकी वजह से हमारा कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है। तो हमने उसको डेली में मॉनिटर किया और उसकी जो लेवल है उसको हमने काफ़ी इम्प्रूव किया। क्वालिटी गंदगी की जो है, ट्रिप को हम जाते जब ट्रेन छोड़ती थी स्टेशन से तब, और जब वापस आती थी मेंटेन करते थे। उससे काफ़ी हमें इनपुट्स मिले कि मेंटेनेंस से हम काफ़ी कुछ सुधार सकते हैं रेलवेज़ को। उस बदौलत में मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ईस्ट कोस्ट रेलवे में मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स के लिए। मेंटेनेंस का काम करते समय सैनिटेशन की समस्या का अंदाजा नमिता को आया और इन इको फ्रेंडली टॉयलेट्स की जरूरत समझते हुए 2011 में बंका बायो लू की शुरुआत हुई। कंपनी ने लू मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। इन लूज को बनाने में नमिता ने डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी ली। ये बायो टॉयलेट्स कम समय में 99% वेस्ट डिकम्पोज करते हैं। उनका आउटलुक और मेरा आउटलुक में काफ़ी फ़र्क था। मैंने इसको दूसरे एप्लीकेशंस एरियाज़ में ले जाके इसको ग्रो करने की कोशिश करी है और मैं सक्सेसफुल भी रही हूँ। इसकी वजह से डीआरडीओ मुझे काफ़ी सराहता है। उनके हेल्प से, उनके सपोर्ट से हमने इसको अप्लाई किया है और यूज़ किया, और हम भी उन्हें फीडबैक देते क्योंकि हम ग्राउंड में काम करते हैं। उन्होंने लैब में काम किया है और उन्होंने अपने लोगों के लिए किया है, जैसे सिविल्स के लिए, तो उनके कंडीशंस में और हमारे कंडीशंस में बहुत फ़र्क होता है। तो उन्होंने काफ़ी हमें पॉजिटिव फीडबैक्स दे के हमारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाया है और उसकी वजह से हम आगे इस प्रोजेक्ट्स को काफ़ी हद तक ले जा पा रहे हैं। डीआरडीओ की बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन लूज को गांव, स्लम्स और कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्टॉल किया गया है। ग्राहकों की जरूरत समझकर इन टॉयलेट्स को डिजाइन किया जाता है। जैसे एल&टी के लिए पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, जो एक साइट का काम खत्म होने पर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सैनिटेशन जो हम देना चाहते हैं वो मिले हर किसी को, हर लेवल पे मिले। तो उसके लिए कॉस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट होती है, और जो लेता है इस चीज़ को, जैसे एल&टी ने लिया, उनको क्या फ़ायदा है इससे कि भाई उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो और उनका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो वो हमने सॉल्व किया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और एनजीओ के साथ मिलकर नमिता कंपनी का दायरा बढ़ाकर हर जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहती है। इस वेंचर को शुरू करने के लिए नमिता ने कुल 1.25 करोड़ की पूंजी लगाई। इसमें से अधिकतर निवेश मशीनरी पर किया गया है। मशीन्स में जो हमने सीएनसी मशीन, स्पेसिफाइड शीट कटिंग्स वगैरह के लिए हमने सीएनसी मशीन ली है, सीएनसी बेंडिंग मशीन्स ली हैं और भी पूरा सेटअप किया है। पहले मेरा जो यूनिट था बहुत ही छोटा था, इट वाज अ माइक्रो एंटरप्राइज इन बिफोर 2011 एंड नाउ वी हैव बिकम अ स्मॉल। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स मेरे गए हैं। बंका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर महीने 100 से 125 टैंक्स बनाने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल महीने में 50 से 60 टैंक ही बनते हैं। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के गांवों में 1000 बायोलूज लगाए हैं और हाल ही में पूरे किए गए प्रोजेक्ट से लक्षद्वीप में 12,000 बायोलूज भी इंस्टॉल किए गए हैं। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब कंपनी 30% मुनाफा कमाने लगी है। पिछले साल कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ का था। 2013-14 में ये 7 से 8 करोड़ होने की उम्मीद है। To cater to down south, we are planning to set up
एक फैक्ट्री यहाँ डालना चाह रहे हैं हम हैदराबाद में, जिसकी वहाँ पे 1 लाख की कैपेसिटी है। यहाँ हम 1 से 1.5-2 के आसपास कर सकेंगे, और उसको करने से हम थोड़ा ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं ग्रुप को, ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। इस कारोबार को चलाने के पीछे उद्देश्य मुनाफे कमाने से ज्यादा देश की गरीब जनता को सैनिटेशन जैसे बुनियादी सुविधा पहुंचाने का है। नमिता को इस साल संकल्प फोरम के स्पेशल कैटेगरी में सम्मानित किया गया। इस कामयाबी के लिए नमिता को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे राजीव खैर, जो फाउंडर हैं साराप्लास 3S श्रमिक के, और वो बताएंगे कितना बड़ा पोटेंशियल है बायोलूज और साथ ही साथ पोर्टेबल यूज के कारोबार में। आपका फिर स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर में। आज हम बात करें एक बहुत ही अनोखे बिजनेस की, बायोडिग्रेडेबल और साथ ही साथ यहाँ पर पोर्टेबल टॉयलेट्स। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा कारोबार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसने अपनी पकड़ जमा ली है, लेकिन धीरे धीरे करके भारतीय बाजारों में भी इसका चलन बढ़ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं साराप्लास 3S श्रमिक के फाउंडर राजीव खेर। राजीव, स्वागत है आपका। जैसे हम पहले सेगमेंट में भी चर्चा कर रहे थे, बायो टॉयलेट्स की यहाँ पर जो यूजेज है वो बढ़ती जा रही है। रेलवेज जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही हैं, लेकिन पोर्टेबल टॉयलेट्स भी है जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं। एक अंदाज़ा अगर हमें दे सके, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है भारत में, और यहाँ से आगे कितना बड़ा स्कोप है इसका? पोर्टेबल टॉयलेट्स भारत में अभी भी बहुत छोटी इंडस्ट्री है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूरोप में ये तकरीबन 7 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। इंडिया में अगर आप आपकी लोक संख्या लगाएं तो 3 गुना तो लोक संख्या अपनी अमेरिका से ज़्यादा है, तो उतना जो टोटल बिजनेस जो है, तो उतना बिजनेस डेफिनेटली इंडिया में है। क्या ये इस तरह का बिजनेस सेटअप करना आसान है? आपने कैसे शुरुआत की? क्योंकि यूजुअली एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। क्या यहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी, या फिर यहाँ पर आसानी से आप शायद इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर सकते हैं, यूनिट्स भारत में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर एक फुल फ्लेजेड बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही लगा सकते हैं और कोई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ये आपके लिए? एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, यानी मैन्युफैक्चरिंग और क्लीनिंग, ये 2 अलग बिजनेसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर कर सकती हैं ये टाइप की टॉयलेट्स, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि ये टॉयलेट्स साफ़ कौन करे, और उसके लिए जो प्रोसेस या सिस्टम है वो अंतर्राष्ट्रीय देशों में, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने बहुत इसमें रिसर्च और एडवांस काम किया है। और उन्होंने इसमें जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन्होंने इस पर बहुत ही ध्यान दिया हुआ है। और ये जो मेन सिस्टम्स है ये इंडिया में लाना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि डाउन द लाइन हम ये डेफिनेटली काम कर सकते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली PSAI जो यूनाइटेड स्टेट्स में पोर्टेबल सैनिटेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सैनिटेशन पोर्टेबल टॉयलेट्स का रेगुलेशन, उसके लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ये रेगुलेट करती है। और ख़ासकर हमारे देशों में अगर PSAI ने यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाई तो बहुत ही फ़ायदा होगा हमारे लिए। क्या आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं, या फिर आप कैसे नए एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि एक वायबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर ऑफ कोर्स एक साइड पर सोशल कॉज एड्रेस होता है, सैनिटेशन की जो दिक्कतें है भारत में वो एड्रेस होती है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है इस बिजनेस से? अभी हमारे यहाँ कंपनी में भी काफ़ी लोग जो मेरे साथ काम करते थे, बहुतों ने यहाँ से मुझे कहा कि हमें भी हमारे शहर में ये चालू करना है, यहाँ पर हमें सहकार्य करें। तो हमने काफ़ी लोगों को सहकार्य किया है उनको स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस वहाँ पे उनके रीजन्स में। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसमें आपको एक बहुत बड़ा ध्यान है कि सोशल इसमें जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। और ख़ासकर सैनिटेशन और टॉयलेट्स के साथ लोगों को जुड़ना अच्छा लगता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या एंट्री बैरियर जिसको कह सकते हैं,
ये लोगों का सबसे बड़ा एंट्री बैरियर तो यही है। राइट तो आप कह रहे हैं इट इज़ नॉट नॉर्मली मैनुअल लेबर जो हम नॉर्मली सोचते हैं इस तरह का बिजनेस होगा, ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ भी हो सकती है और यहाँ पर पहले की टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रैच से भी सीख सकते हैं इसे। बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं होता, सब मशीनों से, वैक्यूम पंप्स और ट्रक से होता है। मैनुअल बिल्कुल कुछ करना नहीं पड़ता। एक आदमी जो ड्राइवर जो क्लीनिंग की ट्रक जो चलाता है वही ये सब काम कर सकता है। और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ियों पे जीपीएस, टॉयलेट्स पे आरएफआईडी, ये सब हम लगा के इसका पूरा जो सिस्टम है बहुत ही नई जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसका हम उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पर इन पोर्टेबल यूनिट्स का रखरखाव एक बिजनेस हो सकता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक बिजनेस हो सकती है और साथ ही जो इक्विपमेंट यूज़ होता है इस पूरे बिजनेस में उसकी मेंटेनेंस में भी एक वेंचर है। लेकिन रफ किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर इस तरह के बिजनेस में उतरना चाहता है, रफली कितने निवेश की ज़रूरत होगी और क्या आसानी से फंडिंग मिल सकती है? इसमें जो है आप जैसे कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑफ कोर्स बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मार्केट है अभी तक उस लेवल का मार्केट हुआ नहीं है कि हम इसका मास मैन्युफैक्चरिंग करें और टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ टॉयलेट्स बना सकें। और इस क्वालिटी का जो मटेरियल जो हमारे पास जो मिलता है शायद वो उपलब्ध ना हो। तो मैन्युफैक्चरिंग तब वायबल होगा जब यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टॉयलेट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तब, यानी जब ये प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअली कोई मोमेंटम पिकअप करेगा तब डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सर्विस के लिए यानी साफ़ सफाई क्लीनिंग सर्विस के लिए जो है बिज़नेस में अगर कोई करना चाहे तो इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं, वो हमारे पास भी आ सकता है। तो तकरीबन एनीवेयर बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक शुरुआत में ये बिज़नेस चालू हो सकता है। उससे भी अगर कम आप समझ लो कोई स्लम लेवल पे अगर करना चाहें तो इवन एज लेस एज 1.5 लाख 3 लाख रुपए ऐसे अमाउंट में हम ये स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। आप अपना निवेश 5-10 लाख का लगा कर तो देंगे इस तरह के यूनिट्स एस्टैब्लिश करने में, लेकिन यहाँ से रेवेन्यू कैसे कमाया जाएगा? नॉर्मल इस समय क्या रेवेन्यू मॉडल आप अपना रहे हैं या फिर आप क्या एडवोकेट कर रहे हैं जो भी लोग आपसे आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर आपके साथ एसोसिएशन में इस तरह का बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं? इवेंट्स होते हैं या कोई कॉरपोरेशन की कोई सभा होती है तो उनको रेंट पे या क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं, टॉयलेट्स दे देते हैं उनको और क्लीनिंग सर्विस के लिए कुछ चार्ज करते हैं। या तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर टॉयलेट देते हैं जहाँ पर कि जो बिल्डर या प्रमोटर होता है वो उनको कुछ पैसे देता है हर महीने का, या तो फिर अगर पे एंड यूज़ हो तो फिर हर यूज़ के लिए लोग उनको पैसे देते हैं और इस तरह से काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है ये। शुक्रिया राजीव हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस बिजनेस के स्केलेबिलिटी और वायबिलिटी के जरिए बताने के लिए धन्यवाद। आवाज़ एंटरप्रेन्योर से आज बात करने के लिए। तो इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन याद रखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, बस थोड़ी बहुत माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सैनिटेशन एक जरिया है जो आपको एक तगड़ा बिजनेस भी खड़ा करने का मौका दे रहा है। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे फोकस रहेगा वेंचर नर्सरी के 2 और ग्रेजुएट्स पर। ब्रेक के बाद हर कोई चाहता है कि उनका बिजनेस आइडिया सफल हो, लेकिन खासतौर से जब स्टार्टअप्स की बारी आती है इनिशियल प्रॉब्लम्स के चलते उनके हौसले काफी पस्त होते हैं। यहीं पर काम आते हैं मेंटर्स, वो लोग जो आपको हैंड होल्ड करते हैं, बताते हैं आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल अप करें। मेंटरिंग के साथ साथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स भी कई सारी एजेंसीज और एंजल इन्वेस्टर्स चलाते हैं, उन्हीं में से एक है वेंचर नर्सरी। एंटरप्रेन्योर्स रवि किरण और श्रवण श्रॉफ के वेंचर नर्सरी का दूसरा एक्सेलरेटर बैच भी तैयार हो गया है। आइए देखते हैं कि इस बैच में 2 यूनिक स्टार्टअप्स क्या हैं और इनमें क्या है खास, और खास तौर से ट्रेनिंग के बाद ये अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। वेंचर नर्सरी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स के दूसरे बैच में 150 एंट्रीज में से सिर्फ 4 स्टार्टअप्स को चुना गया। इनमें यूनिक और स्केलेबल बिजनेस आइडिया के अलावा टीम, प्रोमोटर्स का आपसी तालमेल, काम के प्रति कमिटमेंट और कंज्यूमर की जरूरत पर इन स्टार्टअप्स को चुना है। इंटरव्यू मास्टर का ये यूनिक थिंग है कि अब तक ऐसा सोल्यूशन इंडिया में है नहीं। उनका बिजनेस मॉडल है टू डू वीडियो सॉल्यूशंस फॉर इंटरव्यूइंग। अब तक यूजुअली जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं पेपर के ऊपर रेज्यूमे आता है, फिर HR पर्सन वो पेपर रेज्यूमे को देखती है। इन दिस सोल्यूशन पूरा का पूरा प्रोसेस को आपने वीडियो के फॉर्मेट से चेंज कर दिया, सो दैट इज़ अ बिग गेम चेंजर।
अगर आप क्लिप देखें तो क्लिप इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हाउ पीपल शॉप एंड हाउ वन पर्सन, जब एक आदमी या औरत ने कुछ शॉपिंग की तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को कैसे बताएं कि हमने इसकी शॉपिंग की या ये मुझे आर्टिकल अच्छा लगा, एज़ कम्पेयर टू यूजली आजकल लोग फ़ोन पे बोलते हैं या ईमेल लिखते हैं, सो दैट विदाउट लीविंग दी वेबसाइट इटसेल्फ हाउ कैन यू कम्युनिकेट। सो ऐसे काफ़ी यूनिक पॉइंट्स है जो अब तक इंडिया में आए नहीं हुए। सो दीज आर गेम चेंजिंग थिंग्स विच आर हैपनिंग। हर्ष गढ़ी और मनीष मदम्बत ये दोनों पिछले 3 सालों से डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं। तभी ऑनलाइन स्पेस में उन्हें एक और बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आया। हर्ष और मनीष ने क्लिप की शुरुआत की। क्लिप एक सोशल शॉपिंग क्यूरेशन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन शॉपर्स को लाइफस्टाइल और होम डिकोर प्रोडक्ट्स को ढूंढने में मदद करती है। क्लिप से यूजर्स को इंटरनेट पर नए यूनिक और क्वर्की प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लिप एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें खरीदारों को प्रोडक्ट्स का विजुअल क्लिपबोर्ड मिलता है जिस पर सवाल जवाब किया जा सकता है। क्विक कमेंट्स और ओपिनियंस पोस्ट किए जाते हैं जिससे खरीदार बेहतर बाइंग डिसीजंस ले सकते हैं। लॉट ऑफ यूज़र्स जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ढूंढने में, व्हेन इट कम्स जो प्रोडक्ट स्पेशली डिफाइंड नहीं रहती है। जैसे आपके घर को सजाने के लिए कोई चीज़ हो गई या आपको पहनने के लिए कोई कपड़े हो गए या कोई फैंसी चीज़ हो गए जो थोड़ा डिफरेंट रहता है, जो एकदम स्टैंडर्डाइज नहीं रहता, वो कैसे ढूंढे ऑनलाइन। जो छोटे वेंडर्स रहते हैं वो ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्पेंड करके हमेशा एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जो यूज़र रहता है वो खाली गूगल पे जाता है, उधर उसको वही 5-6 दिखता है जो बड़े बड़े साइट्स हैं उनसे डोमिनेटेड रहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में। तो जो छोटे वेंडर्स वो लोग हट जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स दिखते नहीं हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्लिप एक टूल बनाया। ई कॉमर्स की बढ़ती भीड़ में छोटे रिटेलर्स को ग्राहकों तक पहुंचाने का रास्ता क्लिप बना रही है। ये बिजनेस मॉडल कमीशन बेस्ड है। एड नेटवर्क के जरिए कंपनी कमीशन कमाती है। आगे ऑफलाइन मार्केट में उतरने का कंपनी का इरादा भी है। कारोबार को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वेंचर नर्सरी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम का हर्ष और मनीष को काफी फायदा हुआ है। हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर जो फोकस हमें रखना चाहिए, उसको कैसे सुधार सकते हैं टू मेक इट रेडी फॉर बोथ द मार्केट एज वेल एज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। एंड ये हमें मिलता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से। अभी स्मर्श जो हमारा दूसरा कंपनी है जो हम लोग पिछले साल से चला रहे हैं, 3 साल से चला रहे हैं, हमने शुरू किया था जब हम 22-23 के थे। तो हमें कभी इतना एक्सपोजर मिला नहीं टू वर्क विद सीनियर पीपल जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत काम किए है। जैसे रवि और श्रवण खुद दे हैव एस्टैब्लिश्ड, दे हैव करियर्स बिहाइंड देम। तो टू हैव एक्सपोजर टू वर्क विद देम, उनका एक्सपीरियंस मिलना, उनका पर्सपेक्टिव मिलना, दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद वेंचर नर्सरी। इंटरव्यू मास्टर ये एक इनोवेटिव वेब एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो कॉर्पोरेट्स को ऑटोमेटेड वीडियो इंटरव्यू सोल्यूशन देता है। भारत में ये कॉन्सेप्ट नया है और धीरे धीरे प्रसिद्ध भी हो रहा है क्योंकि रिक्रूटमेंट के पुराने तरीकों के मुकाबले इंटरव्यू मास्टर 90% पैसे और वक्त की बचत करता है। टॉम जोस और सैन जोस ने मिलकर ये स्टार्टअप 8 महीने पहले शुरू किया। इंटरव्यू मास्टर एशिया के चंद वीडियो इंटरव्यू प्रोवाइडर्स में से एक है। अगले 6 महीनों में कंपनी का यूएस में एक्सपैंड करने का इरादा भी है और अगले साल तक कंपनी को 2 करोड़ की जरूरत भी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का स्टैंड पॉइंट है हमारा फंड रिक्वायरमेंट इज़ मोस्टली फॉर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जो हमारे पास आज है हम वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग एडिशनल टेक्नोलॉजी बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आई थिंक वेंचर नर्सरी विल सपोर्ट अस फॉर डूइंग दैट। इन एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग के बाद इनमें काफी बदलाव दिखे हैं। फंड रेज करने के लिए पीई या फंड मैनेजर से अप्रोच करते वक्त बिजनेस प्लान की बारीकियां, टीम कैसे बढ़ाएं, को प्रमोटर्स का चुनाव, कंपटीशन के लिए तैयारी, लीगल एस्पेक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन जैसे बिजनेस के लिए जरूरी हर पहलू पर इनकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है और अब स्टार्टअप्स की जरूरत के हिसाब से इन्हें अगले फेज की फंडिंग निवेशकों से मिलेगी। पहले तो हर स्टार्टअप डिसाइड करता है कि हमें कितने पैसे चाहिए। व्हेन फंडिंग की बात आती है तो फिर हम देखते हैं उसको, तो उनको थोड़ा हेल्प करते हैं समझने के लिए कि जो वो से सोचते हैं उतना ही चाहिए, उससे कम चाहिए कि उसके ज़्यादा चाहिए, राइट। उसके बाद डिसाइड करेंगे हम लोग कितना दे सकते हैं और अगर चाहिए कुछ महीने के अंदर फिर मार्केट से, दूसरे फंड से, दूसरे एंजल से वो कैसे अपना फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू से लेकर एक्सेलरेशन प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर अभी तक और इसके बाद भी इनको हेल्प करते हैं बिजनेस में और फंडिंग में।
जो स्टार्टअप्स इस एक्सेलरेटर प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हैं वो वेंचर नर्सरी के अगले एक्सेलरेटर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो वेंचर नर्सरी का साथ आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हमेशा से हाजिर है, जहां पर आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ और अनोखी आइडियाज के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।